अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज को डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का थोड़ा सा जो है उसको डिफाइन करेंगे। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द सॉलिड्स which are formed by the regular arrangement of particles in space, यानी 3-dimensional order, are called crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स है जो पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट के नतीजे में बनते हैं, और ये जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस होता है ये 3-डायमेंशनल ऑर्डर में होता है। यानी XYZ में स्पेस में हर तरफ एक मखसूस अंदाज में पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं, और इस मखसूस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3-डायमेंशनल स्पेस के नतीजे में जो सॉलिड्स बनते हैं तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। या फिर इन सिंपल वर्ड्स हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि वो सॉलिड्स जो कि क्रिस्टल्स से बने होते हैं, यानी दोज सॉलिड्स व्हिच आर फॉर्म्ड ऑफ क्रिस्टल्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वो सॉलिड्स जो क्रिस्टल के बने होते हैं ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। अब ये क्रिस्टल क्या चीज है, तो फिर हम क्रिस्टल को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि क्रिस्टल इज the solid which have definite geometrical shape and which is formed by the regular arrangement of particles in 3-dimensional order। यानी क्रिस्टल वो सॉलिड होता है जिसका एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होता है, जिसका एक बाकायदा ज्योमेट्रिकल शेप होता है, और ये शेप पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट के नतीजे में बनता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टल कहते हैं, और जो सॉलिड क्रिस्टल से बना होता है ऐसे सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ट्रू सॉलिड्स है इनके कुछ मखसूस खसूसियात हैं, और इनके खसूसियात अदर टाइप ऑफ सॉलिड्स जिसको हम एमार्फस सॉलिड्स कहते हैं उनसे कदरें मुख्तलिफ होती है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमार्फस सॉलिड से मुख्तलिफ करते हैं, आज हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और ये प्रॉपर्टीज जो है इसको हमने नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं साइमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में साइमेट्री होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रिस्टल हैबिट होता है, क्लीवेज प्लेन होता है, एनाइसोट्रॉपी, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जियोमेट्रिकल शेप, क्रिस्टल ग्रोथ वगैरह वगैरह। सो अब इन तमाम प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिटेल डिस्कशन ऑन ईच ऑफ दीज। व्हाट इज साइमेट्री इन क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स में अक्सर हम साइमेट्री की बात करते हैं, तो ये साइमेट्री है क्या चीज? साइमेट्री एक ऐसी चीज है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में पाई जाती है जबकि एमार्फस सब्सटेंस में साइमेट्री नहीं होती, और ये वन ऑफ द सेवरल फीचर्स है जो कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को एमार्फस सॉलिड से सेपरेट करती है। सो आज हम साइमेट्री को डिस्कस करेंगे। साइमेट्री को डिस्कस करने से पहले ये एक क्रिस्टल हमने लिया हुआ है। क्रिस्टल के 3 बुनियादी चीजें हैं। एक को हम कहते हैं क्रिस्टल फेस। ये जो है ये फेस है। ये 4 जो पार्टिकल्स के बीच का ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं एक फेस। ये क्रिस्टल का दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये उस तरफ चौथा फेस है, ये ऊपर वाला 5वां, और ये नीचे वाला 6वां फेस है। यानी ये क्यूबिक क्रिस्टल है, तो क्यूबिक क्रिस्टल के 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो क्रिस्टल की पहचान एक हम फेस से करते हैं, दूसरा हम करते हैं एज से। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एज है। एज क्या चीज होता है? 2 फेसेस जहां पे मिलते हैं तो एज बन जाता है। एक फेस और दूसरा फेस जब मिलते हैं तो एज बन जाता है। तो क्रिस्टल के एक
हम पहचान करते हैं क्रिस्टल फेसेस से, और दूसरा हम पहचान करते हैं एजेस से, और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो है इंटरफेशियल एंगल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, तो ये दोनों फेसेस जो है एक खास एंगल बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। तो ये तीन चीजें हैं जो कि एक क्रिस्टल की पहचान हम इन तीनों से करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल को हम 360 रोटेशन देते हैं। तो अगर हमारे पास सिमिलर फेस या सिमिलर एज या सिमिलर एंगल मोर देन वंस हमारे पास आ गए, तो इसका मतलब है कि इस क्रिस्टल में रिपीटिशन है, और इस रिपीटिशन को हम कहते हैं साइमेट्री। सो साइमेट्री को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रिपीटिशन ऑफ क्रिस्टल फेसेस, एजेस or interfacial angles in a crystal when it is rotated through 360 degree is called symmetry। यानी अगर हम किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री रोटेशन दे दें और इस रोटेशन के दौरान कोई फेस या कोई एज या कोई एंगल मोर देन वंस जो है वो रिपीट हो गया, तो ऐसे क्रिस्टल में क्या होगी, साइमेट्री होगी। यानी इसका मतलब है कि इस क्रिस्टल में रिपीटिशन हो गया, और जब किसी क्रिस्टल में रिपीटिशन हो गया तो हम कहते हैं कि ये क्रिस्टल साइमेट्रिकल है, यानी इसमें साइमेट्री है। सो हम साइमेट्री किसको कहते हैं, रिपीटिशन को, कि द रिपीटिशन ऑफ क्रिस्टल फेस और एज और इंटरफेशियल एंगल्स इन अ क्रिस्टल व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री, और इसी रोटेशन के दौरान सिमिलर फेसेस मोर देन वंस हमारे साथ आ जाए, या सिमिलर एज मोर देन वंस हमारे सामने आ जाए, या सिमिलर इंटरफेशियल एंगल मोर देन वंस हमारे साथ आ जाए, तो ऐसे क्रिस्टल में साइमेट्री होगी। और अगर रिपीटिशन नहीं हुआ तो वो साइमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज साइमेट्री। अब हम साइमेट्री को सर्टन एलिमेंट्स से पहचानते हैं जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री। हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमें किसी क्रिस्टल में साइमेट्री के प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में बताते हैं, और उन पैरामीटर्स को हम एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री कहते हैं। यानी इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, certain parameters that tells us about the presence or absence of symmetry in a crystalline substance are called elements of symmetry. Certain parameters that tells us about the presence or absence of symmetry in a crystalline substance. ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में साइमेट्री मौजूद है या नहीं है।
तो ऐसे एलिमेंट्स को जो हमें किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में साइमेट्री के प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बताता है, ऐसे पैरामीटर्स को हम एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री कहते हैं। और एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री जो है वो बेसिकली 3 है। नंबर 1 को हम कहते हैं प्लेन ऑफ साइमेट्री, नंबर 2 को हम कहते हैं एक्सेस ऑफ साइमेट्री, और नंबर 3 को हम कहते हैं सेंटर ऑफ साइमेट्री। अब इन 3 एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करें। एलिमेंट ऑफ साइमेट्री में फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ साइमेट्री, या इसको हम मिरर प्लेन भी कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? लेट्स से ये हमारे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है। इस क्यूबिक क्रिस्टल को अगर हम एक फर्जी प्लेन से काट दें, यहां पे मैंने ब्लू से इसको काटा हुआ है, तो अगर हम इसको एक फर्जी इमेजिनरी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरह काटे कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज हो, तो ऐसे प्लेन को हम प्लेन ऑफ साइमेट्री कहेंगे। और जिस क्रिस्टल में प्लेन ऑफ साइमेट्री होगा वो साइमेट्रिकल होगा, यानी ये साइमेट्री का एक टेस्ट हो गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जिससे अगर हम किसी क्रिस्टल को ख्याली तौर पर काट दे तो वो 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और ऐसे हिस्सों में तकसीम हो जाता है कि एक हिस्सा दूसरे का मिरर इमेज हो। फॉर एग्जांपल, इसको अगर हम यहाँ पे काट दे तो ये एक हिस्सा हमारे साथ आ जाएगा और ये दूसरा हिस्सा हमारे साथ आ जाएगा। ये दोनों हिस्से बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। यानी अगर हम इस हिस्से को रिमूव कर दे और यहाँ पे हम आईना रख दे तो इस हिस्से का जो शक्ल आईने में दिखता है वो बिल्कुल इस पोर्शन की तरह होगा। तो ऐसे लाइन को हम प्लेन ऑफ साइमेट्री कहते हैं। और जिस किसी क्रिस्टल में प्लेन ऑफ साइमेट्री होगा तो वो साइमेट्रिकल कंसिडर होगा, यानी ऐसे क्रिस्टल में साइमेट्री पाई जाएगी। सो साइमेट्री को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दिस इज एन इमेजिनरी प्लेन that cuts a crystal into equal parts such that one part is the mirror image of another. प्लेन ऑफ सिमेट्री वो इमेजिनरी प्लेन है जो एक क्रिस्टल को 2 इक्वल हिस्सों में काट देता है और ऐसे काट देता है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज होता है। तो अगर किसी क्रिस्टल में ऐसा प्लेन मौजूद है तो ऐसे प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, और अगर किसी क्रिस्टल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो यह सिमेट्री का सबूत है, वो क्रिस्टल साइमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब देखें इस क्रिस्टल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये है। अगर इस क्रिस्टल को हम इस तरह काट दे तब भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो जाएगा, जो कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। अगर इस क्रिस्टल को हम इस तरह काट दे तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर इस क्रिस्टल को हम इस तरह काटे तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसका मतलब है कि द प्लेन ऑफ सिमेट्री में बी 1 or more. The plane of symmetry in a crystal may be 1 or more. प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी क्रिस्टल में एक भी हो सकती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 भी हो सकती है, जैसे कि यहां पे आपने देख लिया। सो एक हमारे पास क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं एक्सिस। दूसरा जो एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री है हमारे पास उसको हम एक्सिस ऑफ साइमेट्री कहते हैं। यहां पे आपको नजर आ रहा है, एक्सिस ऑफ साइमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन
ड्रॉन थ्रू अ क्रिस्टल, ये एक फर्जी लाइन होता है जो क्रिस्टल के अंदर में से गुजरता है, ठीक है। सच दैट रोटेटिंग द क्रिस्टल अबाउट इट थ्रू 360 डिग्री more than once similar appearance comes. So एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमारे पास एक फर्जी लाइन होता है जो क्रिस्टल के अंदर में से गुजरता है, और अगर क्रिस्टल को हम इसके गिर्द 360 रोटेशन दे दे और एक ही अपीयरेंस हमारे सामने एक बार से ज्यादा नजर आ जाए, तो इसका मतलब है कि इस क्रिस्टल में एक्सेस ऑफ साइमेट्री मौजूद है। और जिस क्रिस्टल में एक्सेस ऑफ साइमेट्री मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसमें साइमेट्री है, ये साइमेट्रिकल है। लिहाजा अगर ये सपोज दिस इज अ क्रिस्टल लाइक अ बॉक्स, तो इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेशन दे दे तो ये साइड यहां पे चला जाएगा और ये साइड यहां पे आ जाएगा। अब अगर मजीद हम 90 डिग्री रोटेशन इसको दे दे तो ये वो वाला साइड जो है वो यहां पे आ जाएगा और ये वाला साइड उस तरफ आ जाएगा। तो वो साइड और ये साइड एग्जैक्टली ए लाइक है, तो यहां पे एक्सेस ऑफ साइमेट्री होगी, वो सिस्टम साइमेट्रिकल होगा। लिहाजा एक्सेस ऑफ साइमेट्री को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दिस इज एन imaginary line such that rotating the crystal around it by 360 degree exactly similar appearance is shown more than once. This is an imaginary line drawn through the crystal such that rotating the crystal around it by 360 degree exactly similar appearance is shown more than once. ये एक फर्जी लाइन होता है जिससे अगर हम किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री पर घुमा दे और एक जैसा एज, एक जैसा फेस हमारे सामने एक मर्तबा से ज्यादा आ जाए, तो ऐसे एक्सेस को हम एक्सेस ऑफ साइमेट्री कहते हैं। और जिस किसी क्रिस्टल में एक्सेस ऑफ साइमेट्री होगा तो उसमें साइमेट्री होगी, और जहां पे साइमेट्री होगी तो वो चीज साइमेट्रिकल होगा। लिहाजा एक्सेस ऑफ साइमेट्री सेकंड एलिमेंट ऑफ साइमेट्री है जो हमें बताता है कि एक क्रिस्टल साइमेट्रिकल है या नहीं है। अब देखिए, अगर इस क्रिस्टल को यहां से हम इससे एक्सेस गुजार दे तो ये हमें एक्सेस ऑफ साइमेट्री बताएगा। अगर हम इस तरह आर पार एक और लाइन गुजार दे तो ये दूसरा जो है वो क्या है, वो एक्सेस ऑफ साइमेट्री है। और अगर हम इस तरह आर पार एक तीसरा लाइन गुजार दे तो इसको हम इस तरह इसके इर्द गिर्द रोटेट करेंगे तो ये एक तीसरा एक्सेस ऑफ साइमेट्री है, एंड सो ऑन। लिहाजा एक्सेस ऑफ साइमेट्री कैन आल्सो बी मोर देन वंस। एक्सेस ऑफ साइमेट्री कैन आल्सो बी मोर देन वन। हमारे पास एक्सेस ऑफ साइमेट्री 1 भी हो सकता है किसी क्रिस्टल में, और हमारे पास एक्सेस ऑफ साइमेट्री किसी क्रिस्टल में मोर देन 1 भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने इसको अभी डिस्कस किया। और थर्ड जो है उसको हम कहते हैं सेंटर। द थर्ड एलिमेंट ऑफ साइमेट्री इज सेंटर ऑफ साइमेट्री। सेंटर ऑफ साइमेट्री क्या है? दिस इज अ पॉइंट in the center of a crystal which is equidistant from two opposite faces of a crystal. क्रिस्टल के जो दो अपोजिट फेसेस है सेंटर से, तो दोनों से ये इक्विडिस्टेंस होगा। मतलब अगर इस पॉइंट से हम राइट की तरफ आए और ये फेस जितने डिस्टेंस पे हमें मिलेगा, अगर हम उतना ही लेफ्ट की तरफ आए तो ये फेस उतने ही फासले पे मिलेगा। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ आए और जितना फासला इस फेस को पहुंचने में लगता है तो उतना ही फासला इस फेस को पहुंचने में लगेगा। लिहाजा अ पॉइंट इन द सेंटर ऑफ अ क्रिस्टल विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट फेसेस ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ साइमेट्री। ठीक है, तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं।
के a point in the center of a crystal that is equidistant from two opposite faces of a crystal is called center of symmetry. सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है किसी क्रिस्टल के सेंटर में जिससे अपोजिंग फेसेस जो है वो एक ही डिस्टेंस पे होते हैं। यानी अगर इस पॉइंट से हम अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फेसेस हमें मिलेंगी दोनों एक ही फासले पे मिलेंगी। इसी तरह अगर हम इसी तरह अपोजिट फेसेस की तरफ जाए तो अपोजिट फेसेस हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे। लिहाजा अगर किसी क्रिस्टल में ऐसा पॉइंट मौजूद है जिससे अपोजिट फेसेस इक्वल डिस्टेंस पे पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि इस क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, और जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है वो सिमेट्रिकल होगा, यानी उसमें सिमेट्री पाई जाएगी। लिहाजा ये तीसरा सेंटर है। अब देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैन नॉट बी मोर देन वन। याद रखिए किसी क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही हो सकती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी क्रिस्टल में सिर्फ एक हो सकता है। ठीक है। सो अगर किसी क्रिस्टल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या इन तीनों में से कोई भी मौजूद है तो वो क्रिस्टल सिमेट्रिकल होगा, यानी उस क्रिस्टल में सिमेट्री पाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब भी हम NaCl के क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं तो हमारे पास NaCl के हमेशा क्यूबिक क्रिस्टल्स आते हैं। इसी तरह अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स डेवलप करना चाहते हो तो नॉर्मली आपके साथ पोटेशियम नाइट्रेट के जो क्रिस्टल्स डेवलप होते हैं वो रंबोहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और अगर आप जिंक वगैरह के क्रिस्टल्स डेवलप करना चाहे तो जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल्स जो है वो हमेशा हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के होते हैं, वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स नॉर्मली अगर आप डेवलप करना चाहे तो हमेशा ये क्यूबिक ही क्रिस्टल आपको मिलेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट आपको रंबोहेड्रल क्रिस्टल्स देंगे, जिंक नाइट्रेट आपको हेक्सागोनल क्रिस्टल देंगे। यानी ऐसा नहीं होता कि NaCl आपको रंबोहेड्रल या हेक्सागोनल क्रिस्टल्स दे या पोटेशियम नाइट्रेट आपको क्यूबिक या हेक्सागोनल क्रिस्टल दे। इसका मतलब है हर एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक मखसूस क्रिस्टल शेप में डेवलप होता है, और यही मखसूस क्रिस्टल शेप जो है वो इसका क्रिस्टल हैबिट कहलाता है। लिहाजा हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि द शेप इन विच यूजुअली a crystalline solid grows is called crystal habit। तो क्रिस्टल हैबिट उस शेप को कहते हैं, उस ज्योमेट्रिकल शेप को जिसमें एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नॉर्मली ग्रो करता है, यूजुअली ग्रो करता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली जिस क्रिस्टल शेप में ग्रो करता है तो उस शेप को हम
उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्रिस्टल हैबिट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि NaCl का क्रिस्टल हैबिट क्यूबिक है, KNO3 का क्रिस्टल हैबिट रोम्बोहेड्रल है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल हैबिट हेक्सागोनल है, वगैरह वगैरह। यानी हर क्रिस्टलाइन कंपाउंड एक मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप में डेवलप होता है और इस मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप को उस क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स का क्रिस्टल हैबिट कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी क्या है? आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि आइसोट्रॉपी वर्सेस एनिसोट्रॉपी। ये टर्म हम सॉलिड चैप्टर में नॉर्मली सुनते रहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की इंटेंसिटी जो होती है थ्रू मटेरियल दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज और दूसरे को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। जो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है वो क्या है और जो एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? Isotropic properties are those properties that are direction independent. यानी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। यानी आइसो मीन्स सेम, वो प्रॉपर्टीज जो मटेरियल ऑब्जेक्ट से जब गुजरती है तो किसी भी डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी सेम रहती है, उनकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं या फिर इस प्रॉपर्टी को हम आइसोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है, अगर हम ग्लास का एक क्यूबिकल टुकड़ा लें, ठीक है, और इस ग्लास के क्यूबिकल टुकड़े से हम अगर इस डायरेक्शन में लाइट गुजार दें तो इस लाइट की इंटेंसिटी जितनी होगी अगर इसी लाइट को हम इस ग्लास के टुकड़े से इस डायरेक्शन में गुजार दें तो इस डायरेक्शन में भी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फास्ट विल बी द सेम एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास्ट इन दिस डायरेक्शन। इसी तरह अगर इससे हम लाइट इस डायरेक्शन में गुजार दें तो अगर हम एक ग्लास के टुकड़े से इस साइड में लाइट गुजार दे या फिर इस साइड में लाइट गुजार दे या फिर इस साइड में लाइट गुजार दे या किसी भी साइड पे हम इससे लाइट गुजार दे तो हर एक साइड में द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास्ड थ्रू ग्लास विल बी द सेम। और ऐसे प्रॉपर्टीज को जो तमाम डायरेक्शन में सेम है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है और ऐसे डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को हम आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं या फिर इस फिनोमेना को हम आइसोट्रॉपी कहते हैं। जितने भी एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, तमाम एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक है और जो क्यूबिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो भी आइसोट्रॉपिक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिर्फ क्यूबिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड है जिनमें आइसोट्रॉपी है, जो कि आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज जो है वो रखते हैं। बाकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनमें आइसोट्रॉपी नहीं होती, तो उनमें जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। व्हाट इज एनिसोट्रॉपी? एनिसोट्रॉपी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। These are the properties that depends on direction, so they are called direction dependent properties.
यानी ये ऐसे प्रॉपर्टीज है जो एक डायरेक्शन में इनकी इंटेंसिटी एक जैसी होती है, और अगर इसी प्रॉपर्टी को हम मटेरियल ऑब्जेक्ट के उसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के अदर डायरेक्शन में पास कर दे तो उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहां पे ग्रेफाइट का एक टुकड़ा है, तो अगर इस ग्रेफाइट के टुकड़े से हम करंट इस डायरेक्शन में गुजार दें तो इस डायरेक्शन में गुजरे हुए करंट की इंटेंसिटी एक जैसी होगी, और अगर इसी ग्रेफाइट के टुकड़े से हम करंट इस डायरेक्शन में गुजार दे तो इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। यानी ग्रेफाइट में जो है द इंटेंसिटी ऑफ करंट passed through a block of graphite depends on direction. In one direction the intensity of current passed is greater, and in other direction the intensity of current passed is lesser. So it means that the passage of current in graphite is direction dependent, और such direction dependent properties को हम anisotropic property कहते हैं, या फिर इसको हम anisotropy कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास NaCl सॉल्यूशन है और कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन से हम NaCl के क्रिस्टल्स डेवलप करना चाहे तो NaCl के जो क्रिस्टल्स हमारे पास आएंगे वो क्यूबिक क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन है और उससे हम क्रिस्टल्स हासिल करना चाहे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमें क्यूबिक क्रिस्टल्स देंगे। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल शेप है वही क्रिस्टल शेप मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी है। इसी तरह अगर हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है तो वो हमें राम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स देते हैं, और अगर सिल्वर नाइट्रेट की बजाय हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स भी राम्बोहेड्रल है। इसका मतलब है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा अशिया ऐसी हो सकती है जो कि उनका नेचर तो डिफरेंट है लेकिन वो सेम क्रिस्टलाइन शेप में अपीयर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन वो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि क्यूबिक है। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं लेकिन दोनों राम्बोहेड्रल क्रिस्टल शेप में जो है वो डेवलप होती है, और जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ कंपाउंड्स सेम क्रिस्टल शेप में डेवलप होते हैं तो इस फिनोमेना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। लिहाजा आइसोमॉर्फिज्म को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स in same crystalline form is called isomorphism। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में अपीयर होता है तो इस फिनोमेना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। आइसो मीन्स सेम एंड मॉर्फिज्म फ्रॉम मॉर्फोलॉजी विच मीन्स शेप। सो जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में अपीयर होती है तो इस फिनोमेना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड द कंपाउंड्स and the different compounds
are called isomorphs of each other. और ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जिनका क्रिस्टलाइन शेप सेम है वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये दो डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन ये दोनों सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी क्यूबिक फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स है. इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट is isomorph of sodium nitrate and many others. अब देखिए, since isomorphs are different compounds, क्योंकि isomorphs by nature एक दूसरे से different है, they are different compounds, लिहाजा they have different physical and chemical properties. Different physical and chemical properties. इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड्स और बाय नेचर आइसोमॉर्फ्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स फ्रॉम ईच अदर, लिहाजा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है. उनके बीच जो कॉमन चीज होता है वो सिर्फ उनका क्रिस्टलाइन शेप होता है. लिहाजा ऐसे कंपाउंड्स जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफरेंट हो, जिनका नेचर एक दूसरे से डिफरेंट हो लेकिन सिर्फ सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमॉर्फ्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोमॉर्फिज्म. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? सो द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, पॉली विच मीन्स मैनी. पॉली का मतलब है मैनी यानी एक से ज्यादा, एंड मॉर्फिज्म फ्रॉम मॉर्फोलॉजी which means shapes. यानी पॉलीमॉर्फिज्म में एक से ज्यादा शेप में एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम KNO3 जो है पोटाशियम नाइट्रेट जो है, पोटाशियम नाइट्रेट को जब हम डिफरेंट कंडीशन में क्रिस्टलाइज करते हैं तो अंडर वन कंडीशन इट मेक्स rhombohedral crystals बनाता है, and under the other condition it also makes orthorhombic crystals. यानी एक ही चीज है, लेकिन अगर इस चीज को, इस पोटाशियम नाइट्रेट को हम अंडर वन कंडीशन इसके क्रिस्टल ऑब्टेन कर ले तो हमारे पास कौन से क्रिस्टल्स आते हैं? रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स आते हैं. लेकिन अगर उसी पोटाशियम नाइट्रेट को हम अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस क्रिस्टलाइज करते हैं तो हमारे पास एक और किस्म के क्रिस्टल्स आते हैं जिसको हम ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स कहते हैं. इसी तरह अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट जो है अंडर वन कंडीशन इट गिव्स ट्राइगोनल क्रिस्टल्स, इट गिव्स ट्राइगोनल क्रिस्टल्स. एंड अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट की हम अंडर डिफरेंट कंडीशन क्रिस्टल्स हासिल कर ले तो ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स देते हैं. तो यहां पे एक बात समझ में आती है और वो ये है कि चीज तो एक है, कंपाउंड तो एक है, लेकिन ये कंपाउंड एक से ज्यादा
क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, लेकिन अंडर वन कंडीशन इट गिव्स ट्रायगोनल क्रिस्टल्स एंड अंडर अनदर कंडीशन इट गिव्स ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स। सो सच कंपाउंड्स दैट exist in more than one crystalline form under different conditions are called polymorphs, and this phenomena is called polymorphism. So polymorphism को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन इसका कुछ इस तरह है कि the existence of a compound in more than one crystalline forms is called polymorphism. The existence of a compound in more than one crystalline form is called polymorphism. Polymorphism वो फिनोमेना है जिसमें एक कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड द डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। और ये जो एक कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक दूसरे के क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। यानी rhombohedral और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट आर पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट्स के ट्राइगोनल क्रिस्टल्स और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स एक दूसरे के क्या है? पॉलीमॉर्फ्स है। ठीक है। और सच कंपाउंड्स दैट शो पॉलीमॉर्फिज्म आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties. ये जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि इनका केमिकल नेचर सेम है। अगर rhombohedral क्रिस्टल है और अगर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है, दोनों क्रिस्टल पोटेशियम नाइट्रेट के हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर। सो पोटेशियम नाइट्रेट, यहां पे भी ये पोटेशियम नाइट्रेट है और यहां पे भी ये पोटेशियम नाइट्रेट है, क्योंकि इसका केमिकल नेचर सेम है, लिहाजा इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों के एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और जब क्रिस्टल शेप चेंज होता है तो इसका मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंज होता है, और जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल चेंज होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। लिहाजा पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट क्रिस्टल्स में, इसीलिए उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक है। पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर्स। हमारे पास जो डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। दे आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अगर हम कंडीशन, पर्टिकुलरली टेम्परेचर, अगर हम कंडीशन को चेंज करते हैं तो वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर्स। और ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन एक्चुअली टेम्परेचर है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर इफ वी क्रॉस अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कंपाउंड कैन बी
कन्वर्टेड इनटू अनदर। लिहाजा अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दे तो इस टेम्परेचर को चेंज करने पे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, यानी पॉलीमार्फ्स आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक polymorphism. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज एलोट्रॉपी। आज हम एलोट्रॉपी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन जो है वो एक हमें मिलता है ग्रेफाइट फॉर्म में, वो ड्राई सेल्स वगैरह में जो है मिलता है हमें। दूसरा जो हमें कार्बन मिलता है वो हमें डायमंड फॉर्म में मिलता है, जो कि एक प्रेशियस स्टोन है। और तीसरा जो हमें कार्बन मिलता है वो हमें बक्की बाल्स की शक्ल में मिलता है, एंड मेनी अदर्स। सो एक ही कार्बन एलिमेंट है जो कभी हमें ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स में मिलता है, कभी हमें डायमंड्स के क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, और कभी हमें बक्की बाल्स में मिलता है। यानी एक ही एलिमेंट है, लेकिन एक ही एलिमेंट हमें मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म की सूरत में अंडर डिफरेंट कंडीशंस मिलता है। तो व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। और ये जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म या डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट होते हैं, ये एक दूसरे के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाते हैं। सो एलोट्रॉपी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि the existence of an element in more than one crystalline form is called allotropy. जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है तो इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। एंड द वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। और ये जो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं एक ही एलिमेंट्स के, दूसरे के एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। यानी हम कहते हैं कि ग्रेफाइट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बक्की बाल इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। सो ग्रेफाइट और डायमंड जो है ये एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स है। इसी तरह डायमंड और बक्की बाल एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स है। ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स जो हमारे पास एलोट्रॉप्स के हैं वो है सल्फर। सल्फर हमें रोम्बिक फॉर्म में भी मिलता है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी मिलता है। यानी सल्फर जो है जिसका सिंबल एस है वो हमें मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, जिनमें एक है रोम्बिक फॉर्म, रोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी ये रोम्बिक क्रिस्टल्स बनाते हैं। और दूसरा जो सल्फर मिलता है हमें उसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म या मोनोक्लिनिक फॉर्म में। इस तरह 10 जो है वो भी हमारे पास मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। सो दीज आर ऑल एलोट्रॉप्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है। नाउ allotropes have similar chemical properties but different physical properties.
एलोट्रॉप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि उनका केमिकल नेचर सेम होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, बक्कीबाल्स भी कार्बन है। लिहाजा अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला दे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। डायमंड को अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम गर्म कर ले तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्योंकि ये तीनों कार्बन से बने हैं, लिहाजा ये वही केमिकल रिएक्शंस करेंगे, वही केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे जो कि कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, and in all these crystalline forms the arrangement of particle is different. So graphite एक किस्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, डायमंड उससे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है और बक्कीबाल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। फॉर एग्जांपल, डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ग्रेफाइट डायमंड के मुकाबले में इतना हार्ड नहीं है। So this was all about the topic allotropy. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज एलोट्रॉपी। आज हम एलोट्रॉपी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन जो है वो एक हमें मिलता है ग्रेफाइट फॉर्म में, वो ड्राई सेल्स वगैरह में जो है मिलता है हमें। दूसरा जो हमें कार्बन मिलता है वो हमें डायमंड फॉर्म में मिलता है, जो कि एक प्रेशियस स्टोन है। और तीसरा जो हमें कार्बन मिलता है वो हमें बक्कीबाल्स की शक्ल में मिलता है, एंड मेनी अदर्स। सो एक ही कार्बन एलिमेंट है जो कभी हमें ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स में मिलता है, कभी हमें डायमंड्स के क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है और कभी हमें बक्कीबाल्स में मिलता है। यानी एक ही एलिमेंट है, लेकिन एक ही एलिमेंट हमें मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म की सूरत में अंडर डिफरेंट कंडीशंस मिलता है। तो व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। और ये जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म या डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट होते हैं, ये एक दूसरे के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाते हैं। सो एलोट्रॉपी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one crystalline form is called allotropy. जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है तो इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। एंड द वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स of an element are called allotropes। और ये जो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं एक ही एलिमेंट्स के, दूसरे के एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। यानी हम कहते हैं कि ग्रेफाइट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बक्कीबाल इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। सो ग्रेफाइट और डायमंड जो है ये एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स है। इसी तरह डायमंड और बक्कीबाल एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स है। ठीक है। अदर एग्जांपल्स जो हमारे पास एलोट्रॉप्स के हैं वो है सल्फर। सल्फर हमें रोम्बिक फॉर्म में भी मिलता है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी मिलता है। यानी सल्फर जो है जिसका सिंबल एस है वो हमें मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, जिनमें एक है रोम्बिक फॉर्म, रोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी ये रोम्बिक क्रिस्टल्स बनाते हैं। और दूसरा जो सल्फर मिलता है हमें उसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म या मोनोक्लिनिक फॉर्म में। इस तरह टिन जो है वो भी हमारे पास मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। सो दीज आर
all allotropes and this phenomena is called allotropy. ठीक है? Now allotropes have similar chemical properties but different physical properties. एलोट्रॉप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि उनका केमिकल नेचर सेम होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, बक्कीबाल्स भी कार्बन है। लिहाजा अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला दे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। डायमंड को अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम गर्म कर ले तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्योंकि ये तीनों कार्बन से बने हैं लिहाजा ये वही केमिकल रिएक्शंस करेंगे, वही केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे जो कि कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल and in all these crystalline forms the arrangement of particle is different. So graphite एक किस्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, डायमंड उससे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है और बक्कीबाल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। फॉर एग्जांपल डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ग्रेफाइट डायमंड के मुकाबले में इतना हार्ड नहीं है। So this was all about the topic allotropy. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? सो आज हम ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास सल्फर जो है ये एक एलिमेंट है जिसका सिंबल एस है। नॉर्मली हमें जो सल्फर मिलता है उनके क्रिस्टल्स रोम्बिक क्रिस्टल्स होते हैं, यानी इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो कॉमनली हमें मिलता है वो है रोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब हम रोम्बिक सल्फर को गर्म करना शुरू कर देते हैं और इसका टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इस टेम्परेचर पे सल्फर के रोम्बिक क्रिस्टल्स की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और इस टेम्परेचर पे सल्फर रोम्बिक से अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जिसको हम मोनोक्लिनिक कहते हैं। लिहाजा यही जो सल्फर क्रिस्टल्स थे ये रोम्बिक से कन्वर्ट होके मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स बनाने लगते हैं। और अगर आप टेम्परेचर को 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दे तो रोम्बिक सल्फर खत्म हो जाएगा और सारे का सारा सल्फर क्या होगा? वो मोनोक्लिनिक होगा। लेकिन अगर मोनोक्लिनिक सल्फर का टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे और इसका टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है तो इस टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक सल्फर आल्सो स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू रोम्बिक सल्फर। सो इसका मतलब है कि ये जो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर है जिस पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं। इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं और इस ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द टेम्परेचर एट विच one crystalline form of a substance changes into another is called transition temperature। यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर किसी सब्सटेंस का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में तब्दील होने लगता है तो उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। यानी
transition temperature of sulfur is 95.5 because 95.5 is the temperature at which rhombic sulfur starts converting into monoclinic, and again this is the temperature at which monoclinic sulfur starts converting into sulfur. या फिर इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका दूसरा डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि the temperature at which two crystalline forms of a substance coexist is called transition temperature. यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर का दूसरा डिफिनेशन यह है कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे किसी सब्सटेंस के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस के टू क्रिस्टलाइन फॉर्म हमें एक साथ मिलते हैं। यानी अगर हमारे पास सल्फर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा है तो इस टेम्परेचर पे हमारे पास सल्फर के रोम्बिक क्रिस्टल्स भी होंगे और मोनोक्लिनिक भी होंगे। रोम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होंगे, मोनोक्लिनिक रोम्बिक में कन्वर्ट होंगे और ये दोनों एक साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमें मिलेंगे। सो ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी सब्सटेंस का दो क्रिस्टलाइन फॉर्म हमें एक दूसरे में कन्वर्ट होते नजर आ रहे हैं, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अदर एग्जांपल्स आर पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो है, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर्स में पढ़ा था कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो भी हमें मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वो राम्बोहेड्रल और आर्थोरोम्बिक फॉर्म्स में मिलते हैं। लिहाजा जब हम 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म कर लेते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन पोटेशियम नाइट्रेट हमें राम्बोहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। जब हम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने लगते हैं और इसका टेम्परेचर 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो ये आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पे राम्बोहेड्रल आर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट होने लगता है और इस पे आर्थोरोम्बिक राम्बोहेड्रल में कन्वर्ट होने लगता है। और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, दिस इज द टेम्परेचर एट विच द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट। सो इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी का बेसिक जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे, या इस लेक्चर का दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि पॉलीमॉर्फिज्म वर्सेस एलोट्रॉपी। सो एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसमें बहुत बारीक और बहुत थोड़ा फर्क है। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म की डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जब कोई कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है तो इस फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, एंड द वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो होते हैं उसको हम पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। और एलोट्रॉपी की डिफिनेशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं, और ये जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं इनको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। यानी इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, बाकी डिफिनीशन सेम है, लेकिन अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म इस फिनोमेना को कहते हैं।
जैसा कि नाइट्रेट एक कंपाउंड है, वो हमें राम्बोहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिलता है और ये हमें ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिलता है। जब कोई कंपाउंड दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड होते हैं इनको हम पॉलीमार्प्स कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि राम्बोहेड्रल सिल्वर नाइट्रेट और ऑर्थोरोम्बिक सिल्वर नाइट्रेट एक दूसरे के क्या है? पॉलीमार्प्स है। जबकि अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो इस फिनोमेना को हम फिर एलोट्रॉपी कहते हैं। यानी अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। सिर्फ यही बेसिक डिफरेंस है। देखिए, कार्बन जो है ये हमें ग्रेफाइट, डायमंड और बक्कीबाल तीन मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें कार्बन मिलता है और ये सारे के सारे कार्बन है, लेकिन इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लिहाजा कार्बन एक एलिमेंट है। जब एक एलिमेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है तो ये एलोट्रॉपी है, यानी ग्रेफाइट, डायमंड और बक्कीबाल्स एक दूसरे के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। ठीक है, अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि बोथ पॉलीमार्प्स और एलोट्रॉप्स, यानी अगर हम पॉलीमार्पिक कंपाउंड की बात करें, अगर हम पॉलीमार्पिज्म की बात करें, तो जो पॉलीमार्प्स है, जो एक कंपाउंड के मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म है लाइक दीज, या अगर हम एलोट्रॉपी की बात करें तो जो एलोट्रॉप्स है यानी एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ कंपाउंड्स है, तो पॉलीमार्प्स में भी और एलोट्रॉप्स में भी ये बात मुश्तरक है कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे की तरह होंगे। यानी ये दोनों एक दूसरे के पॉलीमार्प्स है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ये तीनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। उनका जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। पॉलीमार्प्स भी एक दूसरे से फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुख्तलिफ होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि इनका नेचर सेम है। एलोट्रॉप्स भी एक दूसरे से फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुख्तलिफ होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। लिहाजा एलोट्रॉप्स और पॉलीमार्प्स जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुख्तलिफ होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में मुख्तलिफ होते हैं। बाकी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एलोट्रॉप्स की भी आपस में सेम होती है और पॉलीमार्प्स की भी आपस में सेम होती है। सो बेसिक डिफरेंस पॉलीमार्पिज्म और एलोट्रॉपी में क्या है कि कंपाउंड शो करे तो पॉलीमार्पिज्म और अगर एलिमेंट शो करे तो एलोट्रॉपी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन किसे कहते हैं? क्लीवेज प्लेन जो है ये वर्ड क्लीवेज क्लीव से निकला है और क्लीव का मतलब है टूट जाना, ब्रेक डाउन। सो क्लीवेज प्लेन वो प्लेन्स होते हैं जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के ब्रेकिंग के नतीजे में बनते हैं, या वो प्लेन्स होते हैं जिसके थ्रू बड़ा क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल्स में जो है वो ब्रेक्स अप होता है या स्प्लिट्स अप होता है। इसको हम प्रॉपरली कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द सरफेसेस फॉर्म्ड when a crystalline solid breaks or splits are called क्लीवेज प्लेन्स। जब एक बड़ा क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल्स में स्प्लिट होता है तो इस स्प्लिटिंग के नतीजे में जो सरफेसेस प्रोड्यूस होते हैं उन सरफेसेस को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज प्लेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक बड़ा क्रिस्टल है। बड़ा क्रिस्टल जब बनता है तो आपको पता है कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स खास तरतीब से एक दूसरे के साथ 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज हो जाते हैं और उसके नतीजे में एक बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो बनता है। अब अगर इस बड़े क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम यहां से हिट करें तो ये आसानी के साथ नहीं टूटेगा, लेकिन इसको अगर हम एक खास डायरेक्शन में यानी यहां पे हिट कर दें तो एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ स्पेसिफिक
प्लेन्स, ये बड़ा क्रिस्टल जो है ये दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल्स में स्प्लिट अप हो जाता है, यानी ये वाला सेक्शन इससे अलग हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ये पत्थर जो होते हैं उनको ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, और उनको जब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको खास लाइंस पे हम थोड़े से फोर्स से हिट कर लेते हैं और वो आसानी के साथ दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाता है, तो नई सरफेसेस बन जाती है। सो ये जो नई सरफेसेस बन जाती है आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन सरफेसेस को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। या फिर दूसरा डिफिनेशन हम इसका कुछ यूं करते हैं कि द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड along which it breaks to form two or more small crystals is called cleavage plane। क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो कमजोर हिस्सा जिसके जरिए क्रिस्टलाइन सॉलिड बड़ा क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल में बड़ी आसानी के साथ स्प्लिट अप हो सकता है, तो उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? उस प्लेन को हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं। आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो क्रिस्टल्स के एक खास अंदाज में अरेंजमेंट के नतीजे में बनते हैं, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल्स इस अंदाज में अरेंज हो जाते हैं, इसी तरह और क्रिस्टल आ जाते हैं इस अंदाज में अरेंज हो जाते हैं, और क्रिस्टल्स आ जाते हैं इस अंदाज में अरेंज हो जाते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एक खास अरेंजमेंट के नतीजे में वजूद में आया है, और अगर इसको अब हम तोड़ना चाहते हैं, if you hit this on this line, this particular line, it can very easily be converted into two parts, यानी ये कुछ इस तरह हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा था वो क्या हो जाएगा? वो इससे अलग हो जाएगा। तो ये नई सरफेसेस बन जाएंगी। तो ये नई सरफेसेस जो है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं, और ये इसका वीकेस्ट पॉइंट है। सो along the weakest point a crystal bricks and new surfaces are formed, जिनको हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं। अब अगर इसी क्रिस्टल को आप हिट करेंगे और इसके बजाय आप इसको यहां पे हिट करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बड़ी मुश्किल से टूटेगा और ये बेतरतीब टूटेगा। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक स्पेसिफिक लाइंस के जरिए टूटते हैं, एक स्पेसिफिक प्लेन्स के जरिए टूटते हैं, और इस टूटने के नतीजे में नई सरफेसेस पैदा हो जाती है, और इन नई सरफेसेस को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज प्लेन कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।